कूलॉम ने कूलॉम्स लॉ दिया क्यों? आखिर जरूरत क्या थी कूलॉम्स लॉ की फिजिक्स में? अगर आपको नहीं पता है तो कंटिन्यू रहिए हमारे साथ और देखते हैं कूलॉम्स लॉ कूलॉम जी ने क्यों दिया था। आपको इतना तो पता होगा, अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में रिपल्सन होता है और अनलाइक चार्ज होता है तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। आई मीन अगर समान चार्ज है, समान आवेश है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, असमान आवेश है तो उनके बीच में आकर्षण होगा। समझ में आई बात? इतनी बात तो आपको पता है और ये बात हर कोई जानता था। उस टाइम पे इतनी बात हर कोई जानता था कि अगर चार्जेस समान होंगे तो उनके बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल काम करेगा, अगर असमान होगा तो उनके बीच आकर्षण बल काम करेगा। बट कितने न्यूटन का आकर्षण बल काम करेगा या कितने न्यूटन का प्रतिकर्षण बल काम करेगा ये मान किसी को नहीं पता था। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कि कितने बल से कोई आवेश दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित करता है या आकर्षित करता है, कूलॉम ने कूलॉम्स लॉ बनाया। समझ में आई बात? हमने क्या बताया एक बार फिर से देखते हैं। मैंने क्या बताया, अगर हमारे पास समान चार्जेस हैं, कैसे चार्जेस हैं? समान चार्ज है। अगर समान चार्जेस हैं तो इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में होता है प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। समझ में आई बात? ये भी क्या है? ये भी समान चार्जेस हैं, इनके बीच में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है भाई? प्रतिकर्षण बल। ये है प्रतिकर्षण बल। इधर भी लग रहा है प्रतिकर्षण बल। और अगर असमान आवेश है, कैसे आवेश है? असमान आवेश। कैसे आवेश हुए? असमान आवेश है, जिनके बीच में काम करता है आकर्षण बल। कौन सा बल काम करेगा भाई? आकर्षण बल काम करेगा। यहां पर भी क्या काम करेगा? यहाँ पर भी आकर्षण बल काम करेगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर भी क्या है? असमान आवेश है। तो कौन सा बल काम करेगा? आकर्षण बल काम करेगा। और आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को क्या बोलते हैं? इन दोनों को मिलाकर आप जो आवेशों के बीच में, विद्युत आवेशों के बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा होता है, इन्हीं दोनों को संयुक्त रूप से वैद्युत बल कहा जाता है। वैद्युत बल किसे कहा जाता है? एक आवेशित वस्तु दूसरे आवेशित वस्तु पर जो बल लगाती है उससे ही वैद्युत बल कहा जाता है। और एक आवेशित वस्तु दूसरे आवेशित वस्तु पर या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगी या आकर्षण बल लगाएगी। समझ में आई बात ना? या तो प्रतिकर्षण बल लगाएगी या तो आकर्षण बल लगाएगी। तो ये दो टाइप के जो फोर्स होते हैं आवेशों के बीच में, दोनों टाइप के जो क्या होते हैं? बल लग रहे होते हैं, आकर्षण का बल और प्रतिकर्षण का बल, इन दोनों को संयुक्त रूप से बोलते हैं वैद्युत बल। समझ में आई बात? तो इतना तो सबको पता था जब आवेश की खोज हुई और हमें ये पता चला कि आवेश दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? जब बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने बताया था, क्या बताया था? साइन के बारे में उन्होंने ही बताया था ना कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने बताया था। वो तो इतना बता दिए बस, वो इतना बता दिए कि अगर समान आवेश होगा उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा और असमान होगा तो आकर्षण बल काम करेगा। लेकिन उसके बाद में जरूरत ये पड़ी कि कितना बल काम कर रहा है। अगर एक आवेश है तो दूसरे आवेश को कितने बल से धक्का दे रहा है या कितने बल से खींच रहा है, उस बल का अमाउंट ज्ञात करना था। उसकी मात्रा कितनी थी, कितना न्यूटन बल लग रहा था। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं, अगर हमारे पास क्या हो, हमारे पास में एक प्लस क्यू आवेश है, क्या एक प्लस क्यू आवेश हो, इधर दूसरा एक प्लस कैपिटल क्यू आवेश हो, ये दोनों आवेश एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? ये दोनों आवेश एक दूसरे पर लगाएंगे प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगाएंगे? प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। बट ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर कितना प्रतिकर्षण बल लगाएगा, कितने न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये नहीं पता था किसी को। ये छोटा वाला आवेश बड़े वाले आवेश पर कितने न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये नहीं पता था किसी को। यही बात जानने के लिए, इसी बल का मान निकालने के लिए, इसी फोर्स का अमाउंट ज्ञात करने के लिए कूलॉम ने कूलॉम्स लॉ दिया। समझ में आई बात? जैसा अगर हमारे पास क्या हो, ये तो प्लस आवेश की बात हो गई। लेट्स हमारे पास एक है माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर क्या है? कोई प्लस क्यू आवेश है। इधर माइनस क्यू आवेश है, इधर प्लस क्यू आवेश है। दोनों क्या है? दोनों विपरीत प्रकृति के चार्ज है। दोनों चार्ज कैसे हैं? विपरीत प्रकृति के चार्ज हैं। और जब विपरीत प्रकृति के चार्ज होते हैं तो उनके बीच में कैसा बल काम करता है? आकर्षण बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है? आकर्षण बल काम करता है। कैसा बल हुआ भाई? आकर्षण बल काम कर रहा है। ये तो पता चल गया आकर्षण बल में क्या होता है। आकर्षण बल में क्या होता है भाई? क्या होता है? एक आवेश दूसरे आवेश को अपनी तरफ खींचता है। एक आवेश क्या होगा? दूसरे आवेश को अपनी तरफ खींचेगा। बट कितने बल से खींचता है ये नहीं पता था। ये
जो माइनस वाला आवेश है प्लस वाले आवेश को कितने बल से अपनी तरफ खींच रहा है, या प्लस वाला आवेश माइनस वाले आवेश को अपनी तरफ कितने बल से खींच रहा है, ये मान किसी को नहीं पता था। ये वैल्यू नहीं पता हुआ करती थी। केवल इतनी वैल्यू पता हुआ करती थी कि अगर समान चार्ज हैं, समान आवेश है, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा। मतलब समान चार्ज हैं तो एक दूसरे से दूर भगेंगे। अगर असमान चार्ज हैं तो एक दूसरे के पास आते हैं। लेकिन कितने बल से आएंगे, कितने बल से पास आएंगे, या कितने बल से दूर जाएंगे, ये किसी को आइडिया नहीं हुआ करता था उस टाइम पे जब आवेश की खोज हुई थी। तो उस टाइम पर एक महान इंसान थे आप लोगों जैसे, है ना, उनका नाम था कूलॉम। उन्होंने ये सब बातें सोची और उनके दिमाग में बहुत अच्छी बातें उठी, बहुत सी बातें उठी जिस जो हम लोग आज पढ़ते हुए परेशान होते रहते हैं ना, कि दो आवेश है, उनके बीच में फोर्स फाइंड आउट करना है, किस टाइप का फोर्स है भी बताना पड़ता है, आकर्षण का है, प्रतिकर्षण का है। जो पूरी क्या है, जो सेकेंड पेपर में फिजिक्स पढ़ते हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरे उसका बेस होता है ये कूलॉम्स लॉ। क्या होता है, बेस होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, आई मीन स्थिर वैद्युतिकी का। तो ये सब दिमाग लगाया उन्होंने, अपना रूल पूरा रूल दे डाला, अपना नियम दे दिया, अपना लॉ दे दिया। क्या दे दिया, अपना लॉ दे दिया। और इतना वो कितना कैसा भी आप पिंड हो, कैसा भी पिंड हो, उसके बस हाँ, इसकी एक लिमिटेशंस भी हैं, कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशंस भी हैं। ये केवल जो परमाणुवीय दूरियां होती हैं वहीं तक लगते हैं बस। मतलब अगर दो आवेशों के बीच अगर दूरियां जो है, दो आवेशों के बीच दूरियां 10⁻⁻15 मीटर से 10⁻⁻15 मीटर से कम हुई तो वहां पर ये काम नहीं करता। मतलब दोनों आवेश के बीच की दूरी, अगर दो आवेशों के बीच में हम बल निकालना चाहें कि एक आवेश दूसरे आवेश पर कितना बल लगा रहा है, कितने न्यूटन का बल लगा रहा है, आकर्षण का बल लगा रहा है या प्रतिकर्षण का बल लगा रहा है, तो कम से कम उनके बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻15 मीटर से कम हो गई, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10⁻15 मीटर से कम हो गई, तब वहां पर बच्चा कूलॉम्स लॉ नहीं लगने वाला है। तब ये लॉ गलत हो जाएगा, एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा कि दोनों के बीच में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, आकर्षण का फोर्स एक्ट कर रहा है या प्रतिकर्षण का कर रहा है, ये तो पता चल जाएगा। लेकिन उस बल का मान नहीं पता चल पाएगा, उस बल का मान नहीं जान पाएंगे कि कितने न्यूटन से आकर्षण हो रहा है या कितने न्यूटन से प्रतिकर्षण हो रहा है। तो जो दूरियां हैं, जो दोनों आवेशों के जो बिंदु आवेश हैं, बिंदु आवेश के बीच की दूरियां, बिंदु आवेशों के बीच की दूरियां 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। समझ में आई बात? इससे ज़्यादा हो चाहे जितना हो, डजेंट मैटर, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। बस ये बात आप माइंड में रखना कि इसके बाद अगर दूरी दोनों आवेशों के बीच की इससे कम हुई तो वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होने वाला है। ठीक है ना? समझ में आई बात? आई थिंक आपको पता चला होगा कि कूलॉम जी ने कूलॉम्स लॉ क्यों दिया। मैं फिर से एक बार जल्दी से बताना चाहता हूँ क्यों दिया था भाई। आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का मान निकालने के लिए कि कितने बल से एक चार्ज, कितने बल से एक चार्ज दूसरे चार्ज को प्रतिकर्षित करता है, या कितने बल से एक आवेश दूसरे आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इन सब की स्टडी के लिए, इनके बीच लगने वाले बलों का मान ज्ञात करने के लिए ही कूलॉम जी ने अपना लॉ दिया था। अगर आप कूलॉम्स लॉ के बारे में बहुत अच्छे से जानना चाहते हो, बहुत डीप में जानना चाहते हो, कॉम्पिटिटिव लेवल तक, बोर्ड टू कॉम्पिटिटिव लेवल तक जाना चाहते हो, तो आप हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल पर जाओ, चैनल को विजिट करो, प्ले लिस्ट में जाना। वहाँ पर आपको 12th क्लास के चतुर्भुज लेक्चर्स की एक सीरीज चल रही है, वहाँ पर आपको पूरा लेक्चर मिलेगा और वहाँ से आप अच्छे से नॉलेज गेन कर सकते हो अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आई मीन स्थिर वैद्युतिकी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही अच्छे से, प्यारे से, क्यूट से कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक।